कुछ सोल्जर्स हाई सिक्योरिटी के साथ एक बड़े से बॉक्स को अपने साथ ले जा रहे थे। वो बातें कर रहे थे कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो इतनी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी। एक सोल्जर कहता है कि इसमें कोई कीमती सामान हो सकता है, तो दूसरा कहता है कि यह हो सकता है कोई खतरनाक वेपन हो। उस सोल्जर को शक था कि इस बॉक्स में ज़ॉम्बी है। तभी सामने से एक कार आ रही थी जिसमें न्यूली मैरिड कपल थे जो शराब के नशे में इनकी ट्रक से टकरा गए और इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। सोल्जर ने जब हेड ऑफिस में कॉल किया ताकि वो हेल्प मांग सके, लेकिन वहाँ से उन्हें ऑर्डर मिलता है कि जो लोग जख्मी हैं उन्हें वहीं छोड़ दो और जितनी भी जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाओ। लेकिन जब तक वो लोग कुछ करते उससे पहले ही उस बॉक्स में से एक बहुत ही खतरनाक और स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी निकला जिसने सारे सोल्जर्स को चुटकियों में मार दिया। उनमें से बस 2 सोल्जर्स भाग के निकल पाए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो लोग भी रुक जाते हैं क्योंकि उनमें से एक सोल्जर जख्मी था। उन्हें लगा कि वो ज़ॉम्बी उनका पीछा नहीं करेगा, लेकिन तभी वो उनके ऊपर अटैक करता है। वो उन्हें सिर्फ काट कर छोड़ देता है ताकि वो लोग भी उसी की तरह ज़ॉम्बी बन जाएं, और ऐसा ही हुआ। वो दोनों भी ज़ॉम्बी बन गए। ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा स्मार्ट था जिसने बाहर निकलते ही अपनी टीम बना ली थी। एक्सीडेंट के वक्त वो लोग लास वेगास सिटी के पास ही में थे, इसलिए उनका अगला निशाना उस शहर के लोग थे। फिर कहानी शिफ्ट होती है कुछ दिनों बाद, जब उन 3 ज़ॉम्बीज ने मिलकर लास वेगास की सारी पॉपुलेशन को ज़ॉम्बी बना दिया है। वो शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहाँ की गवर्नमेंट उनसे निपट नहीं पाती, यहाँ तक उन पर बम गिराने से भी उनकी तादाद कम नहीं हो रही थी। कुछ सोल्जर्स और कुछ फाइटर्स मिलकर वहाँ के कुछ लोगों को बचाने में कामयाब होते हैं, तो दूसरी तरफ उनमें से कुछ फाइटर्स लोगों को बचाते हुए अपने लोगों की और अपनी जान गंवा देते हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि लास वेगास को चारों तरफ से बड़े बड़े कार्गो कंटेनर से घेर दिया जाए। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे वो किसी भी कीमत पर उस शहर से बाहर निकलना चाहते थे। ये नजारा बहुत डरावना था। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन जो बाहर निकले थे उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। नेक्स्ट सीन में हम स्कॉट को देखते हैं जो लास वेगास सिटी से ही था और पहले उन ज़ॉम्बीज से लड़ चुका था, लेकिन अब वो एक होटल में छोटी सी जॉब कर रहा है क्योंकि जो लोग वहाँ से बाहर निकले थे उनके पास कुछ भी नहीं था। उन लोगों को अपनी लाइफ एकदम जीरो से स्टार्ट करनी पड़ी थी। एक दिन उससे ब्लाई टनाका नाम का एक आदमी मिलने आया जो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। 4 दिन बाद लास वेगास सिटी के ऊपर परमाणु बम गिराया जाएगा जिसमें शहर की हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उस शहर के एक कसिनो में ब्लाई टनाका के $200 मिलियन की ब्लैक मनी फंसी हुई थी जिसे वो गवर्नमेंट की हेल्प से बाहर नहीं निकाल सकता था। इसलिए ब्लाई टनाका स्कॉट को एक ऑफर देता है। स्कॉट अगर टाइम रहते ही उसकी ब्लैक मनी को बाहर निकाल देगा तो उसके बदले में वो स्कॉट को $50 मिलियन देगा। ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन स्कॉट की एक बेटी थी जिसका नाम केट है। स्कॉट उसके फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर वो जिंदगी भर भी कमाएगा तो भी 1 मिलियन भी नहीं कमा पाएगा। केट की एक दोस्त थी जिसका नाम था गीता। गीता के 2 बच्चे थे। वो भी लास वेगास से भागकर बाहर निकली थी, लेकिन गीता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो सिटी से दूर नहीं गई थी। वहीं लास वेगास सिटी के बाहर एक रेफ्यूजी कैंप में रहती थी। ये सब लास वेगास से बचे हुए लोग थे जिनके पास अब कुछ भी नहीं था। वो लोग पैसों की कमी की वजह से कहीं नहीं जा सकते थे, इसलिए गीता सोचती है कि वो अंदर जाकर थोड़े से पैसे लाएगी ताकि वो अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाए। लेकिन केट गीता को अंदर जाने नहीं देती क्योंकि वो जानती थी अगर केट अंदर गई तो वो कभी बाहर नहीं निकलेगी, और अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों का क्या होगा। तभी वहाँ एक सिक्योरिटी ऑफिसर आया जो एक मॉलेस्टर था जो अक्सर औरतों को परेशान करते रहता। वो गीता और केट के पास आया। पहले तो उसने केट के साथ बदतमीजी की, उसके बाद उसने उनका टेम्परेचर चेक किया। रिफ्यूजी कैंप में रह रहे लोगों में से किसी का भी टेम्परेचर थोड़ा सा भी लो होता तो ये लोग उसे ज़ॉम्बी समझकर गोली मार देते, और उस सिक्योरिटी ऑफिसर के हाथ में इतने पावर थे वो उनको वहीं खड़े खड़े गोली मार सकता था। इसलिए केट कुछ नहीं बोलती और गीता भी वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किस तरह से केट की मॉम भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए उसके डैड को उससे मारना पड़ा। ये देख के केट अपने डैड से दूर चली गई थी। उसने अपनी मॉम के मरने के बाद कभी भी अपने डैड से बात तक नहीं की थी। स्कॉट सोचता है कि वो कुछ लोगों की टीम बनाएगा जिन्हें ज़ॉम्बी से लड़ना आता हो। स्कॉट को ये काम करने के लिए जो $50 मिलियन मिलेंगे वो उनमें से ही कुछ पैसे उन्हें दे देगा। स्कॉट की एक पार्टनर थी मारिया जो आप कार रिपेयरिंग का काम करती थी। स्कॉट उसे $15 मिलियन का ऑफर देता है। मारिया कहती है कि उसे पैसे नहीं भी मिले तो भी वो स्कॉट का साथ जरूर देगी क्योंकि वो स्कॉट को पसंद करती थी।
उसके बाद वो दोनों वेंड्रो के पास गए। वेंड्रो भी ज़ॉम्बीज से लड़ चुका था, लेकिन अभी तो फिलहाल वो स्विमिंग क्लासेस दे रहा था। वो लोग उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। स्कॉट ने उसे भी $15 मिलियन देने का वादा किया। उसके बाद पीटर्स के पास गए, जो पायलट थी। उसे उन्होंने $2 मिलियन का ऑफर दिया। वो तो बस इतने पर ही उस काम को करने के लिए तैयार हो गई। और उसके बाद माइक कूसमैन के पास गए। वो एक यूट्यूबर था जो रोज 2-4 ज़ॉम्बीज को मार के एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देता। माइक को वो लोग सिर्फ $5 लाख देते हैं। उसके लिए ये रकम भी बहुत ज्यादा थी। आखिर में वो लोग एक ताला तोड़ने वाले के पास गए, जिसका नाम डीटर था। उसे वो लोग $2.5 लाख ऑफर करते हैं। डीटर उस ताले को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए वो पैसों की चिंता किए बिना उस काम को करने के लिए रेडी हो गया। अब सारे लोग मिलकर वहां जाने की तैयारी करते हैं और अपने हथियार रेडी करते हैं। कई सालों के बाद उन्होंने अपने हथियार निकाले थे। स्कॉट अपनी पूरी टीम लेकर ब्लाई टनाका के पास गया, जहां उसने उन्हें पूरी प्लानिंग समझाई। माइक वहां अपने 2 दोस्तों को साथ में लाया था। टनाका उन्हें मैप देता है और वहां के बारे में सारी जानकारी देता है। वो तिजोरी बिल्डिंग के सबसे निचले हिस्से में है, इसलिए इन्हें ज़ॉम्बीज को मारते हुए जाना होगा। और बिल्डिंग की छत पर एक प्लेन है जिसमें सारा पैसा रख दिन डूबने से पहले वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे। उन लोगों को ये प्लान बहुत सिंपल लगता है। उन्हें लगता है कि वो लोग आसानी से सब कुछ करके बाहर निकल जाएंगे। उनमें से 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी भी किसी ज़ॉम्बी को नहीं मारा था, इसलिए स्कॉट उन्हें बताता है कि किसी भी ज़ॉम्बी को मारने के लिए सीधा उसके सर पे वार करना होगा। माइक का दोस्त ज़ॉम्बीज को मारने की बात सुनकर उन लोगों के साथ जाने से मना कर देता है। टनाका का सिक्योरिटी हेड मार्टिन भी उनके साथ जाता है, जो 1 नंबर का विलन था। अगले दिन वो सब तैयार होकर रेफ्यूजी कैंप पर गए, लेकिन शहर के अंदर घुसना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। स्कॉट अपनी बेटी केट से मिलता है, जो अक्सर वहीं पर रहा करती थी। उससे वो अंदर घुसने के लिए हेल्प मांगता है। स्कॉट ने अपनी बेटी को $15 मिलियन देने का वादा करता है, जिससे वो गीता और उसके जैसे बाकी लोगों की हेल्प कर सकती है। आखिर में वो ये काम उसी के लिए तो कर रहा था। जिसके बाद केट लिली के पास गई। लिली एक ऐसी औरत थी जो बाहर से आए हुए लोगों को चोरी छुपे अंदर घुसाती थी। वो इन लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी केट ने देखा कि गीता अंदर चली गई है और उसके दोनों बच्चे कैंप में बैठकर रो रहे थे। जब केट को ये बात पता चली तो वो भी अंदर जाने की जिद करने लगी, क्योंकि उसे गीता को बचाना था। उसे उम्मीद थी कि गीता अभी भी जिंदा होगी, जबकि गीता तो बहुत पहले अंदर गई थी और शायद अब तक वो मर चुकी होगी। स्कॉट उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं मानती। लिली कहती है कि उन्हें अंदर जाने के लिए एक और बंदे की जरूरत होगी, जिसके लिए वो उस सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ अंदर ले गई, जो बहुत ही बुरा आदमी था। जैसे ही वो लोग अंदर गए, वहाँ ढेर सारी ज़ॉम्बी की लाशें पड़ी हुई थी। असल में वो ज़ॉम्बी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, इसलिए ऐसे हो गए थे। लिली कहती है कि जैसे ही बारिश की बूंदें इन पर पड़ेगी, ये लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे। कुछ अंदर जाने के बाद उन्हें एक टाइगर की आवाज आती है, जो एक ज़ॉम्बी टाइगर था। उसका नाम वैलेंटाइन था, जो एंट्री पर तैनात रहता है। जो भी अंदर जाता सबसे पहले उसका ही सामना करता। जब वो वहाँ से चला जाता है तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। लिली उस गार्ड को गोली मारती है और उसे चारा बनाकर उनके आगे फेंक देती है, जिसे देख के सब लोग डर गए थे कि लिली अब किसी को भी गोली मार सकती है। लिली कहती है कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक बुरा आदमी था। अंदर जाने के लिए उन्हें ऑफर देना होगा और ये एक बुरा आदमी है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। लिली कहती है कि हम लोग अगर उन्हें एक आदमी दे देंगे तो वो लोग हमारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे और हम यहाँ अपना काम आसानी से करके बाहर निकल सकते हैं। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आई, जिसके सर पे एक ताज था। उसके पीछे एक हट्टा कट्टा दूसरा ज़ॉम्बी था, जो उस रानी का बॉडीगार्ड था। वो लोग उस आदमी को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और रास्ता खाली कर देते हैं। ये सब किंग ज़ॉम्बी ऊपर से देख रहा था। क्वीन ज़ॉम्बी जाने से पहले इन लोगों को इशारा करती है कि वो लोग अब आगे जा सकते हैं। क्वीन ज़ॉम्बी उस आदमी को ओलंपिस के अंदर ले गई। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। जब वो दोनों उस गार्ड को लेकर अंदर गए तो वहाँ ज़ॉम्बी किंग ने सबके सामने ऐलान किया कि उसकी रानी प्रेग्नेंट है। रानी ज़ॉम्बी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज खुशी से चिल्लाने लगे। वो ज़ॉम्बीज आपस में बातें भी कर रहे थे। उसके बाद किंग ज़ॉम्बी ने उस गार्ड के हाथ पर काट लिया, जिसके बाद कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बी बनने लगा। दूसरी तरफ स्कॉट की टीम अंदर के रास्ते आगे बढ़ती है, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी सो रहे थे। स्कॉट की पूरी टीम ज़ॉम्बीज के बीच में से होकर गुजर रही थी।
माइक की एक दोस्त जिसका नाम था चेम्बर्स, उसे मार्टिन पर पहले से ही शक था क्योंकि वो इन सब ज़ॉम्बीज़ को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था। चेम्बर्स मार्टिन को आगे चलने के लिए कहती है। चेम्बर्स मार्टिन के पीछे थी, इसलिए मार्टिन उसे भटकाने के लिए एक लाइट दूसरी दिशा में रख देता है, जिसे देखकर चेम्बर्स उस रास्ते जाने लगती है जिस रास्ते अभी तक कोई नहीं गया था। इसलिए वो ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ जागे, मार्टिन आगे जाकर दरवाजा बंद कर देता है और चेम्बर्स वहीं पर फंस जाती है, जो खिड़की तोड़कर बाहर निकलती है। लेकिन उसे बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था, जिसकी वजह से अब वो बाहर नहीं निकल पाती। चेम्बर्स को इन्फेक्टेड होता हुआ देख के माइक चेम्बर्स के फ्यूल टैंक को उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं पर मर जाते हैं। पूरी टीम आगे बढ़ती है, जो एक कसिनो के अंदर पहुंच गई थी। वहाँ उन्हें एक और मैप मिला, जिसे देख के स्कॉट को समझ आ गया कि ब्लाइट टनाका ने इन लोगों से पहले भी एक और टीम भेजी थी, जो सारी की सारी टीम आकर यहाँ पर मर चुकी है। सब लोगों को अब मार्टिन पर शक हो रहा था। अंदर जाने के बाद सब लोग दो दो की टीम में बट गए। डीटर और वेंड्रो माइक के साथ तिजोरी तोड़ने गए। मारिया पीटर्स के साथ छत पर गई हेलीकॉप्टर को रेडी करने के लिए। हेलीकॉप्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए पीटर्स उसको ठीक करने में लग गई। मार्टिन लिली के साथ वापस गेट पर आ गया, जहां वो दोनों उन सब के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। स्कॉट और केट में फिर से बातें होती है और स्कॉट कहता है कि बाहर जाने के बाद वो एक फूड ट्रक लेगा और केट आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। जैसा कि केट एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी, वो उसे वैसी लाइफ देगा। लेकिन केट स्कॉट से कहती है कि इतने सालों तक नफरत करने के बाद अब सब कुछ नॉर्मल करना उसके लिए आसान नहीं है, जिसे सुन के स्कॉट को बहुत ज्यादा दुख होता है। वेंड्रो और डीटर तिजोरी के पास पहुंच गए थे, जिन्हें क्रॉस करने के लिए वो लोग एक ज़ॉम्बी को आगे भेजते हैं। पहले तो वो लोग एक ज़ॉम्बी को भेजते हैं, लेकिन वो उल्टा उन्हीं की तरफ मुड़ जाता है। फिर जाकर वेंड्रो दूसरी ज़ॉम्बी लाया। इस बार वो दोनों उसे आगे भेजने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद उनका रास्ता क्लियर हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग ज़ॉम्बी एक रूम में जाता है, जहाँ गीता के साथ और दो औरतें होती हैं। किंग ज़ॉम्बी पहले तो गीता को पकड़ता है, लेकिन तभी क्वीन ज़ॉम्बी की चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वो एक दूसरी औरत को पकड़ के अपने साथ ले गया। लिली और मार्टिन के पास रानी ज़ॉम्बी फिर से आती है। मार्टिन ने लिली से कहा था कि उसे क्वीन ज़ॉम्बी का ब्लड सैंपल चाहिए, जिसके लिए लिली तैयार हो गई थी। लेकिन मार्टिन ने तो रानी ज़ॉम्बी का गला ही काट दिया, जिसे देख के लिली उसे बहुत रोकती है, क्योंकि अगर किंग ज़ॉम्बी ने ये देख लिया तो वो किसी को भी जिंदा बाहर निकलने नहीं देगा। लेकिन मार्टिन कहाँ डरने वाला था। उसने क्वीन ज़ॉम्बी का गला काटकर एक बैग में रख लिया। वो कहता है कि इसके बदले उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन असल में उनका अंदर आने का मकसद ही इस क्वीन की हेड थी। पैसे तो ब्लाइट टनाका के पास बहुत सारे थे, और ये पैसे जिस तिजोरी में थे वो हर तरह के बम के अटैक को झेल सकता था, इसलिए उसके पैसों को कुछ नहीं होने वाला था। न्यूज में एक खबर आती है कि लास वेगास सिटी को अब 24 घंटे के अंदर ही उड़ा दिया जाएगा, इसलिए अब स्कॉट की टीम के पास सिर्फ 90 मिनट्स बचे हुए थे। स्कॉट डीटर के पास आया और उससे पूछता है कि उसे अब कितने टाइम लगेंगे। डीटर ने कहा कि उसे अब 30 मिनट और लगेंगे इस तिजोरी को तोड़ने के लिए, जिसके बाद उनके पास 1 घंटे बचे रह जाएंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो सब पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे थे ताकि बाकी के लोग नर्वस ना हो। और दूसरी तरफ किंग ज़ॉम्बी को क्वीन ज़ॉम्बी की डेड बॉडी मिल गई थी, जिसमें हेड नहीं था, जिसे देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि क्वीन ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा अब मर चुका था। मार्टिन का ध्यान हटते ही लिली ज़ॉम्बी के हेड को निकालकर अपने बैग में रख लेती है और मार्टिन के बैग में नोट गिनने वाली मशीन रख देती है। सब लोग तिजोरी खोलते ही जल्दी जल्दी पैसों को अपने बैग में भरने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 20 मिनट बचे हुए थे। ज़ॉम्बी राजा ज़ॉम्बी रानी की डेड बॉडी सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में लाता है और उसके पेट से अपने अजन्मे बच्चे को बाहर निकालता है। बाहर निकालकर सबको दिखाता है। सारे ज़ॉम्बीज़ गुस्से में आ गए थे। किंग ज़ॉम्बी ने तो जंग का ऐलान कर दिया था। दूसरी तरफ मारिया स्कॉट से गहराई में उतरकर गहरी गहरी बातें करने लगती है। वो उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन स्कॉट ने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। तभी स्कॉट को ध्यान आता है कि वहाँ पर केट है ही नहीं। वो समझ जाता है कि वो गीता को लेने ओलंपिस के अंदर गई होगी, और सच में केट ओलंपिस के अंदर गई थी। दूसरी तरफ सारे ज़ॉम्बीज़ उन लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। अब वो सारे ज़ॉम्बी एक भी इंसान को बचकर जाने नहीं देंगे। उन्हीं लोगों के बीच में केट फंसी हुई थी। केट बहुत मुश्किल से बचते बचाते गीता के पास पहुंच गई। स्कॉट मारिया से कहता है कि उसे केट को खोजने जाना होगा, जिसके लिए वो दोनों लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब तक सारे ज़ॉम्बी लिफ्ट के अंदर पहुंच गए थे, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है एक ज़ॉम्बी मारिया को वहीं पर मार देता है,
लेकिन स्कॉट बचकर निकल जाता है। हर जगह से ज़ॉम्बीज निकल रहे थे, जिसे देख के मार्टिन और लिली भी भागने लगते हैं। मार्टिन आगे निकल जाता है और लिली के लिए दरवाजा बंद कर देता है, जैसा कि उसने चैम्बर्स के साथ किया था, जिससे सारे लोग नीचे ही फंस जाते हैं। वेंड्रो और टीटर्स जल्दी जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ज़ॉम्बी किंग उनके सामने आ गया, जिसके बाद वेंड्रो और ज़ॉम्बी किंग के बीच में बहुत ज्यादा फाइटिंग होती है। वो जानता था कि ये राजा है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन फाइटिंग करने का भी आइडिया सही नहीं था। वो वेंड्रो को कब काट लेता है उसे पता भी नहीं चलता। जब पीटर ने देखा कि वेंड्रो अब हार जाएगा, तो उसने वेंड्रो को तिजोरी के अंदर ढकेलकर दरवाजा बंद कर दिया और वेंड्रो के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। अगर ये दोनों पहले ही तिजोरी में छुप गए होते तो दोनों बच गए होते। मार्टिन बाहर निकलकर देखता है कि उसके बैग में ज़ॉम्बी का सिर है ही नहीं, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही वहाँ ज़ॉम्बी टाइगर आ गया था, जो मार्टिन को कुत्ते की मौत मारता है। स्कॉट, लिली और माइक लिफ्ट के रास्ते निकलने की कोशिश कर रहे थे। स्कॉट उनको कवर देता है, लेकिन वहाँ इतने सारे ज़ॉम्बी थे जिनसे माइक बाहर नहीं निकल पाता और उसे कई सारे ज़ॉम्बी काट लेते हैं। बेचारा माइक, उसकी भी बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत होती है, सेम चेम्बर्स की जैसे। वो भी अपने आप को सेम उसी तरह से ब्लास्ट कर लेता है। वो स्कॉट और लिली को बचाने के लिए अपने सारे बॉम्ब को एक साथ ब्लास्ट कर देता है। फाइनली केट और लिली प्लेन तक पहुंच गए थे, लेकिन ज़ॉम्बी राजा भी उनके पीछे आ गया था, जिसे देख के लिली ज़ॉम्बी रानी का सिर बाहर निकालकर ज़ॉम्बी किंग को दिखाती है और स्कॉट को कहती है कि वो लोग यहाँ से निकल जाएं, वो ज़ॉम्बी किंग से निपट लेगी। ज़ॉम्बी किंग अपनी रानी का सर देख के रुक गया। जैसे ही लिली का ध्यान ज़ॉम्बी किंग से हटा, उसने लिली के ऊपर एक भाला चला दिया, जिससे वो जाकर एक दीवार में चिपक गई। लेकिन उसने आखिर में रानी का सिर नीचे गिरा दिया और उसका सिर एक गुल्लक की तरह फूट गया, जिसे देख के राजा अब और गुस्से में था। अब वो स्कॉट के पीछे जाना चाहता था। उससे पहले उसने लिली को भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लिली अब थोड़ी देर में मरने वाली थी। कितना स्मार्ट ज़ॉम्बी था, इसने तो आपदा को अवसर में बदल दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केट जाकर गीता से मिलती है। स्कॉट केट को लिए बिना वहाँ से जाने वाला नहीं था, इसलिए वो ओलंपिस के बिल्डिंग पर अपनी प्लेन को लैंड कराता है, जिसे ज़ॉम्बी किंग देख रहा था। इसके बाद वो उनके पीछे गया। केट गीता से मिलती है, जहाँ एक और औरत थी। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, वहाँ पर वो गार्ड था, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो अभी तक केट के पीछे पड़ा हुआ है। फाइनली केट ने उसे एक गोली मार दी, जिसके बाद उसकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन ज़ॉम्बी राजा फिर से उनके सामने आ गया, जिस पर गोली का भी कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने एक सॉलिड लोहे की मास्क पहन रखी थी। एंड टाइम पर वहाँ स्कॉट पहुँच गया, जिसने गीता और केट को बचा लिया। जिसके बाद तीनों जाकर प्लेन में बैठ गए, लेकिन ज़ॉम्बी राजा भी उनके पीछे ही था और उनके साथ ही वो भी प्लेन में सवार हो गया। इस बार उसके सिर में हेलमेट नहीं थी, जिसकी वजह से इस बार वो नहीं बच पाता, लेकिन मरने से पहले उसने स्कॉट की गर्दन में बाइट कर ली थी। स्कॉट और ज़ॉम्बी के बीच में फाइटिंग जब हो रही थी, तो पीटर्स को भी एक गोली लग गई थी, जिसकी वजह से वो प्लेन कुछ आगे जाने के बाद क्रैश हो गई। लेकिन वो लोग शहर से बाहर निकल चुके थे। तभी एक मिसाइल लास वेगास सिटी की तरफ आगे बढ़ती है और कुछ ही मिनटों में उसका नामो निशान खत्म कर देती है, जिसके इफेक्ट से प्लेन क्रैश हो जाती है। लेकिन केट और स्कॉट अभी भी जिंदा थे। स्कॉट को उस ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था, जिसकी वजह से वो भी कुछ देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। स्कॉट कुछ पैसे केट को देकर कहता है कि इन पैसों से वो गीता के बच्चों की मदद कर सकती है। स्कॉट केट से कहता है कि वो उसे गोली मार दे, क्योंकि अभी वो जब ज़ॉम्बी बन जाएगा तो शायद उसे केट न मार पाए। लेकिन केट उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ और अब स्कॉट भी ज़ॉम्बी बनने लग गया था। जिसके बाद बहुत मजबूरी में केट अपने डैड को गोली मार देती है। कुछ भी कहो, ये बहुत ज्यादा इमोशनल सीन था। जिसके बाद वहाँ एक रेस्क्यू प्लेन आई, जो केट को वहाँ से ले गई। इन सब के बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल के धमाके की वजह से तिजोरी खुल गई थी और वेंड्रो बहुत सारे पैसे लेकर उस तिजोरी से बाहर निकलता है, लेकिन वो कुछ बीमार सा लग रहा था। पहले तो वो एक कार में बैठा, कार में बैठकर एयरपोर्ट तक आया। वहाँ उसने एक प्राइवेट प्लेन ली, जिसमें 2 एयर होस्टेस थी। वो उन एयर होस्टेस से कहता है कि वो लोग उसे वॉशरूम तक पहुँचा दे। तब तक वेंड्रो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वो देखता है कि उसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया है। हो सकता है पार्ट 2 में ज़ॉम्बी किंग वेंड्रो बनेगा, क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे जो हैं। मूवी यहीं पर खत्म होती है और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।